हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2026 जीएस मॉक टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है एंड आज के इस सेशन में हम इस सीरीज़ का मॉक टेस्ट 2 लगाने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने मॉक टेस्ट 1 कवर किया था एंड काफ़ी ज़्यादा देखिए बच्चों का वहाँ रिस्पॉन्स देखने को मिला, आपका स्कोर देखने को मिला। जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा मकसद सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, हमारा मकसद है एग्जाम से पहले ये पता लगाना कि जीएस में अभी हमारी स्थिति क्या है, कहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग है, किन टॉपिक्स पर अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हम सभी को ये फाइंडिंग्स करना है। आज भी आपके लिए 25 बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। मज़ा आएगा आपको क्वेश्चंस लगाने में। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अब चलते हैं टेस्ट की तरफ, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समानता के अधिकार राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 की एक सीमा के रूप में उचित वर्गीकरण रीजनेबल क्लासिफिकेशन की अवधारणा किस मामले में स्थापित की गई थी। ऑप्शन है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार, सी ऑप्शन है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, या फिर डी ऑप्शन है गोलकनाथ मामला बनाम पंजाब राज्य और अन्य। तो करेक्ट आंसर है इसका पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार। 1952 के इस महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 14 सभी के लिए एक जैसे कानून की बात नहीं करता, बल्कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन की अनुमति देता है। यानी सरकार अलग अलग वर्गों के लिए अलग कानून बना सकती है यदि उसके पीछे कोई तार्किक आधार और वैध उद्देश्य हो। यहाँ पर बी आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट मामलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है, आर्टिकल 139A को 42वें संशोधन द्वारा पेश किया गया था। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमको बताना है। यहां पर साथियों दोनों कथन जो है बिल्कुल करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मामलों को ट्रांसफर करने की शक्ति होती है। आर्टिकल 139A को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यहाँ पर 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। सी आंसर। चितरंजन दास द्वारा लिखित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस का मुख्य फोकस क्या है। ऑप्शन है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय स्वशासन की वकालत, या फिर भारत के प्राचीन साम्राज्यों का विस्तृत इतिहास, सी ऑप्शन है स्वतंत्रता के बाद भारत के आर्थिक सुधारों का अध्ययन, या फिर डी ऑप्शन है महात्मा गांधी की जीवनी। तो इंडिया फॉर इंडियंस का मुख्य फोकस क्या है? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय स्वशासन की वकालत। चितरंजन दास ने अपनी पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस में स्वराज और भारतीय द्वारा स्वशासन करने की वकालत की थी। उनका मानना था कि भारत का प्रशासन भारतीयों के हाथ में ही होना चाहिए, न कि ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में। नेक्स्ट है, आर्टिकल 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक इनमें से किस विधेयक के लिए बुलाई जा सकती हैं? साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, या फिर फाइनेंस बिल एक्सेप्ट मनी बिल। तो जॉइंट सीटिंग की बात हो रही है। संयुक्त बैठक केवल ऑर्डिनरी बिल और ऐसे फाइनेंस बिल के लिए बुलाई जा सकती है जो कि मनी बिल नहीं होते हैं। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के मामले में जॉइंट सीटिंग का प्रावधान नहीं है। यहाँ पर 1 और 4 मतलब सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। पेरिस 2024 पैरालंपिक में तीरंदाजी में पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक किस भारतीय एथलीट ने जीता? शीतल देवी, हरविंदर सिंह, राकेश कुमार, या प्रीति पाल। तो हरविंदर सिंह ने पेरिस 2024 पैरालंपिक्स में मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। यह पैरालंपिक तीरंदाजी में भारत का पहला गोल्ड मेडल था। यहाँ पर हरविंदर सिंह। नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल्स मतलब कोशिका अंगक एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है और कोशिकीय श्वसन के लिए भी उत्तरदायी होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्युलर रेस्पिरेशन। ऑप्शन है लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर राइबोसोम। तो कौन सा सेल ऑर्गेनल? यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि यही सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। इसी प्रक्रिया से एटीपी बनता है, जो कि सेल की एनर्जी करेंसी माना जाता है और सभी जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगला आता है क्वेश्चन, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया? केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, या फिर तमिलनाडु। तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज तमिलनाडु में बनाया गया। यहाँ पर इसकी विशेषता यह है कि जहाज़ों के गुजरने के लिए इसे ऊपर उठाया जा सकता है।
ये आधुनिक इंजीनियरिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल माना जाता है। तमिलनाडु में बनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? बिहू नृत्य, घूमर नृत्य, चेराव नृत्य या फिर डांडिया रास? तो चेराव नृत्य जो है, चेराव डांस, मिजोरम का सबसे प्रसिद्ध ट्रेडिशनल बैम्बू डांस है। इसमें पुरुष बांसों को तालबद्ध तरीके से चलाते हैं और महिलाएं उनके बीच नृत्य करती है। यह नृत्य लय, संतुलन और सामूहिक संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। सी आंसर। स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो गुजरात स्वतंत्र भारत का दूसरा राज्य बन गया है जिसने यूसीसी बिल को लागू किया। इससे पहले उत्तराखंड फरवरी 2024 में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना था। यूसीसी का उद्देश्य है विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना। गुजरात जो है दूसरा राज्य बना। किसी क्षेत्र का प्रवाह प्रतिरूप इनमें से किन कारकों पर निर्भर करता है? जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग या फिर पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो? तो ड्रेनेज पैटर्न जो होता है किसी एक नहीं बल्कि कई कारकों पर डिपेंड करता है। चट्टानों की संरचना, पानी की मात्रा, प्रवाह की प्रकृति और भूगर्भीय विकास सभी मिलकर तय करते हैं कि नदियां किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बनाएगी। इसीलिए यहाँ पर सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होंगे। 1 2 3 4 डी आंसर। साथियों, एक छोटी सी बात, अगर आपको ये मॉक टेस्ट यूजफुल लग रहा है और आपको लग रहा है कि एग्जाम से पहले ऐसे और प्रैक्टिस होना चाहिए, तो मैंने एसएससी सीजीएल के लिए 50 मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज तैयार कर रखी है। सिर्फ 49 रुपए में आपको पूरे 50 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। मतलब एक मॉक टेस्ट की कॉस्ट 1 रुपए से भी कम पड़ती है। हर एक मॉक टेस्ट में हर एक क्वेश्चन का लेवल, पैटर्न और फील बिल्कुल एग्जाम जैसा है। अभी एग्जाम में भी ज़्यादा समय नहीं बचाएं। अगर आप रोज एक मॉक टेस्ट लगाओगे तो लगभग 50 दिन में पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। और अगर सुबह शाम 2 मॉक टेस्ट लगाए तो 25-30 दिन में पूरा रिवीजन और एनालिसिस दोनों हो जाएगा। देखो, एक रियलिटी क्या है, जीएस में इंप्रूवमेंट पढ़ने से कम और अपनी मिस्टेक पकड़ने से ज़्यादा आता है। इसीलिए अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर यह ऑप्शन अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी दे रखी है। दोनों जगह पर ऑप्शन अवेलेबल है, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संगीतकार रविशंकर ने 1968 में अपने किस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता था? ऑप्शन ए द साउंड ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन ए फुल सर्कल, कार्नेगी हॉल, सी ऑप्शन ए वेस्ट मीट्स ईस्ट या डी द कॉन्सर्ट फॉर बांग्लादेश? तो पंडित रविशंकर ने प्रसिद्ध वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के साथ वेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम तैयार किया था। इसी ऐतिहासिक संगीत सहयोग के लिए उन्हें 1968 में पहला ग्रैमी अवार्ड मिला। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत की वैश्विक पहचान का महत्वपूर्ण क्षण था। यहाँ पर सी आंसर। नेक्स्ट है, सिक्किम सरकार ने पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम किस फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा करी? ऑप्शन ए एनबी भंडारी, त्रिलोचन पोखरेल, काजी लेंडुप दोरजी या फिर राजू बिस्ट? तो सिक्किम सरकार ने पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम राज्य के पहले स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखने की घोषणा करी है। उन्हें गांधी पोखरेल के नाम से भी जाना जाता था। पोखरेल एयरपोर्ट सिक्किम का एकमात्र हवाई अड्डा है। बी आंसर। हॉकी में येलो कार्ड खिलाड़ी को न्यूनतम कितने मिनट के खेल समय के लिए अस्थायी निलंबन को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए 5, 2, 10 या फिर 3? तो हॉकी में येलो कार्ड मिलने पर खिलाड़ी को कम से कम 5 मिनट के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ता है। इस दौरान टीम एक खिलाड़ी कम लेकर खेलती रहती है। यह दंड बार बार फाउल करने या फिर अनुशासनहीनता जो व्यवहार होता है उसके लिए दिया जाता है। यहाँ पर 5 मिनट, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। आर्टिकल 310 ब्रिटिश संवैधानिक प्रथा से लिया गया। सेकेंड स्टेटमेंट है, यह बिना किसी जांच के सिविल सेवाओं को हटाने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। और तीसरा है, आर्टिकल 311 आर्टिकल 310 के दायरे को सीमित करता है। इनमें से उपरोक्त में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो यहां पर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 ये दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। स्टेटमेंट 2 जो है ये सही नहीं है। आर्टिकल 310 का डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ब्रिटिश संविधान से लिया गया, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये शक्तिपूर्ण नहीं है क्योंकि आर्टिकल 311 सिविल सेवकों को सुरक्षा प्रदान करता है और उचित जांच के बिना उन्हें नहीं हटाया जा सकता। इसलिए स्टेटमेंट 2 यहाँ पर गलत होगा और स्टेटमेंट 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बी आंसर। नेक्स्ट है, वैधानिक
तरलता अनुपात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के तहत वाणिज्यिक बैंकों को, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको इनमें से कौन से एक अंश को लिक्विड एसेट के रूप में रखना आवश्यक होता है? ऑप्शन है सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, टोटल डिमांड एंड टर्म डिपॉजिट्स या फिर टर्म डिपॉजिट्स। किसको? टोटल डिमांड एंड टर्म डिपॉजिट्स। एसएलआर के तहत बैंकों को अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज एनडीटीएल का एक निश्चित हिस्सा जो होता है वो लिक्विड एसेट के रूप में रखना होता है। एनडीटीएल में डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स दोनों शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त तरलता मतलब लिक्विडिटी बनाए रखना। सी आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा या फिर कौन से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन अपर्दित मतलब विंड इरोडेड भू आकृतियों की विशेषता है? 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है पतले आधार और चौड़े ऊपरी हिस्से वाली मशरूम के आकार की चट्टानों का निर्माण। दूसरा है मेज की सतह जैसी चपटी चोटी वाली अपशिष्ट पहाड़ियों का विकास। या तीसरा पृथक चबूतरों मतलब पेडेस्टल के रूप में खड़े चट्टानी अवशेषों का उभरना। तो फ्रेंड्स, डेजर्ट मतलब मरुस्थलीय क्षेत्रों में विंड जो होती है ये प्रमुख इरोजन का कार्य करती है। हवा रेत के कणों को उड़ाकर चट्टानों को घिसती है जिससे अलग अलग भू आकृतियां बनती है। मशरूम रॉक में निचला भाग अधिक टूटने से चट्टान मशरूम जैसी दिखती है। जायगन में बात करें तो ऊपर कठोर और नीचे नरम चट्टान होने से मेज जैसी सपाट चोटी बनती है। वहीं पेडेस्टल रॉक में भी निचला भाग अधिक कटकर चबूतरे जैसी आकृति दिखाई देती है। इसीलिए यहाँ पर तीनों जो कथन है स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक कौन है? ऑप्शन है अमृत सेन, कैलाश सत्यार्थी, चेतन भगत या फिर अरुंधति रॉय। तो नोबेल पीस प्राइज विजेता कैलाश सत्यार्थी ने करुणा द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक करुणा की शक्ति और सामाजिक परिवर्तन में उसकी भूमिका को दर्शाती है। कैलाश सत्यार्थी बच्चों के अधिकारों के लिए अपने लंबे संघर्ष के लिए भी जाने जाते हैं। कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट है 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव आईपीआर 1956 के तहत भारत सरकार ने मौजूद निजी क्षेत्र के उद्योग के विस्तार के लिए भी लाइसेंसिंग का सहारा क्यों लिया? ऑप्शन है निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, टू प्रमोट एक्सपोर्ट कंपटीशन। ऑप्शन बी है टू कीप प्रोडक्शन अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, उत्पादन को सरकारी नियंत्रण में रखने के लिए। सी ऑप्शन है टू प्रिवेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, तकनीकी नवाचार को रोकने के लिए। या फिर डी ऑप्शन है टू इनकरेज लग्जरी प्रोडक्शन, विलासिता के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए। देखो यहां पर सिंपली क्वेश्चन क्या पूछा है कि आईपीआर 1956 जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, उसके समय सरकार ने निजी कंपनी प्राइवेट कंपनीज जो है उनको अपने उद्योग का विस्तार एक्सपांशन करने के लिए भी लाइसेंस लेने की शर्त क्यों रखी? ओके, तो सिंपली आंसर है इसका आईपीआर 1956 में सरकार अर्थव्यवस्था और उद्योग जो इंडस्ट्रीज है उन पर अधिक नियंत्रण करना चाहती थी। इसीलिए किसी निजी कंपनी को नया कारखाना खोलना या फिर उत्पादन बढ़ाने से पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। इसका उद्देश्य क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सरकार की योजनाएं और प्राथमिकताओं के अनुसार कंट्रोल करना। सरकार तय करना चाहती थी कि कौन सा उद्योग कहाँ और कितना उत्पादन करे, इसीलिए लाइसेंसिंग सिस्टम जो है वो लागू किया गया। यहाँ पर हमको समझ में आ गया है कि बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, टू कीप प्रोडक्शन अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में पढ़े, सही विकल्प चुनना है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ए, भारतीय शहरों में दिल्ली अक्सर सबसे अधिक एक्यूआई स्तर दर्ज करता है। और कारण क्या है इसका? यह हिमालय से घिरे एक निचले बेसिन में स्थित है। करेक्ट आंसर बताना है हमें कथन और कारण का। तो अगर कथन देखें तो बिल्कुल करेक्ट है, दिल्ली में एक्यूआई अक्सर बहुत खराब स्तर पर पहुंच जाता है। लेकिन रीजन जो दिया गया है वो गलत है, क्योंकि दिल्ली किसी हिमालय से घिरे बेसिन में स्थित नहीं है, यह इंडो गैंगटिक प्लेन का हिस्सा है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए सत्य होगा, लेकिन आर जो है वो असत्य है, मतलब बी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से क्या उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां किसी विशेष वस्तु की मांग इसलिए कम हो जाती है क्योंकि अन्य लोग भी उसी वस्तु का उपभोग मतलब कंज्यूम कर रहे हैं? ऑप्शन है स्नोब इफेक्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट या फिर वेबलन इफेक्ट। देखो सिंपल क्या पूछना चाह रहा है कि जब किसी वस्तु कमोडिटी को बहुत सारे लोग इस्तेमाल करने लगते हैं तो कुछ लोग उसे खरीदना या फिर इस्तेमाल करना कम क्यों कर देते हैं? इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को कहते हैं स्नोब इफेक्ट।
जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उसकी विशिष्टता यूनिकनेस के कारण पसंद करता है, लेकिन जब वही वस्तु बहुत अधिक लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने लगती है तो उसकी खासियत कम हो जाती है और ऐसे उपभोक्ताओं की मांग घट जाती है। वो ऐसी चीजें पसंद करते हैं जो दूसरों के पास कम हो। एग्जाम्पल के तौर पर यदि कोई महंगी घड़ी है, बहुत आम हो जाए, तो कुछ लोग उसे खरीदना बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्नोब इफेक्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसांख्यिकी संक्रमण मतलब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और रिप्लेसमेंट लेवल के बीच संबंध को सटीक रूप से दर्शाता है? ऑप्शन है, तीसरे चरण में प्रजनन क्षमता प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने लगती है। ऑप्शन बी है, जनसंख्या स्थिरीकरण तब होता है जब प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर जाती है। ऑप्शन सी है, उच्च वृद्धि से निम्न वृद्धि में संक्रमण प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के साथ संरेखित होता है। एंड ऑप्शन डी है, प्रतिस्थापन स्तर जनसांख्यिकीय संक्रमण से असंबंधित है। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी कि जनसंख्या वृद्धि के उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जाने की प्रक्रिया और रिप्लेसमेंट लेवल यानी कि वह प्रजनन दर जिस पर एक पीढ़ी खुद को अगली पीढ़ी में प्रतिस्थापित कर सके, इनके बीच क्या संबंध है? तो डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन में देश धीरे धीरे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ से लो पॉपुलेशन ग्रोथ की ओर बढ़ता है। इस प्रक्रिया में फर्टिलिटी रेट जो होता है यानी जन्म दर वो कम हो जाती है। जब यह दर रिप्लेसमेंट लेवल के करीब पहुंच जाती है तब जनसंख्या वृद्धि भी धीमी होने लगती है और स्थिरता की ओर बढ़ती है। इसीलिए उच्च वृद्धि से निम्न वृद्धि की ओर संक्रमण रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंचने के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। उच्च वृद्धि से निम्न वृद्धि में संक्रमण प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के साथ संरेखित होता है। काफी टफ क्वेश्चन है, बट अगर आपने इसको पढ़ा होगा, ध्यान से समझा होगा तो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आजीविकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मखली गोसाल इस संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे। बी है, आजीवक भाग्यवाद मतलब फेटलिज्म में विश्वास करते थे। हमको बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर, कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर आजीविक संप्रदाय के बारे में पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि क्या मखली गोसाल इसके प्रमुख शिक्षक थे और क्या संप्रदाय भाग्यवाद में मतलब फेटलिज्म में विश्वास करता था। तो देखिए यहाँ पर प्राचीन भारत का एक धार्मिक संप्रदाय था आजीविक। इसके प्रमुख गुरु मखली गोसाल थे। ये संप्रदाय भाग्यवाद मतलब फेटलिज्म या फिर ये बोल सकते हैं कि नीतिवाद में विश्वास करता था। इनके अनुसार मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होता है वह पहले से तय होता है और उसे बदला नहीं जा सकता। अर्थात कर्मों की तुलना में नियति जो होती है, डेस्टिनी, उसको अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो दोनों कथन दे रखे हैं बिल्कुल करेक्ट है। ए और बी, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जैतून के तेल ऑलिव ऑयल का 55 से 80% हिस्सा बनाता है जो कि इसे खाना पकाने के अधिकांश तरीकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है? ऑप्शन है, ऑलिक एसिड, लॉरिक एसिड, स्टेरिक एसिड या फिर एराकिडिक एसिड। तो ऑलिव ऑयल का लगभग 55 से 80% हिस्सा ऑलिक एसिड से बना हुआ होता है। ये एक मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है जिसे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। ऑलिक एसिड की अधिक मात्रा के कारण ऑलिव ऑयल गर्म करने और अन्य कई तेलों की तुलना में अधिक स्थिर रहता है और जल्दी खराब नहीं होता। इसी वजह से इसे खाना पकाने के लिए अधिकांश तरीकों में उपयोग किया जाता है और हार्ट के लिए, जो हृदय स्वास्थ्य होता है, उसके लिए भी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर ऑलिक एसिड ए आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन है, मौखरी, पल्लव, विंध्य शक्ति या फिर चालुक्य। तो वाकाटक राजवंश की स्थापना 3री शताब्दी ईस्वी के आसपास विंध्य शक्ति ने की थी। किसने? विंध्य शक्ति ने। यह राजवंश दक्षिण और मध्य भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बाद में इनके शासकों ने गुप्त साम्राज्य के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। यहाँ पर विंध्य शक्ति सी आंसर। अगला और आखिरी क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित संस्थानों का उनके संबंधित संस्थापकों के साथ में मिलान करना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बनारस का संस्कृत कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज और कलकत्ता मदरसा। इनके सामने दे रखे हमको ऑप्शन, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, जोनाथन डंकन और सर विलियम जोन्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी है? सर विलियम जोन्स ने करी है। बनारस के संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी है जोनाथन डंकन ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने एंड कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने। तो सीक्वेंस क्या बना? 4 3 2 1। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं
यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपने करेक्ट करें उन करेक्ट क्वेश्चंस के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और जो भी आपने क्वेश्चन गलत करें वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, तो 0.5 का आपका वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको ऐड करना है। उसके हिसाब से आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको। साथियों, अगर आपको लगता है कि आपका जीएस थोड़ा सा वीक है या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपका स्कोर बार बार 10 से 15 नंबर के आसपास अटक रहा है, तो सिर्फ क्वेश्चंस लगाने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट्स और रिवीजन दोनों पर काम करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने एसएससी सीजीएल 2026 के लिए 100 आवर जीएस का कोर्स रेडी कर रखा है, जिसमें ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, रिवीजन नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको मिलता है। आप इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं, अभी काफ़ी टाइम है आपके पास में और आप इसको ईजिली खत्म कर सकते हैं और अपने जीएस के स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। इस कोर्स को एनरोल करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं इस सीरीज के अगले मॉक टेस्ट में। टिल देन, बाय बाय।